नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर चुका है। 4 वीडियो अपलोड जो है वो हो चुका है और उसमें 200 प्लस सबको मिला के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा चुका है एसईसी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये ज़रूरी हो सकता है। जिसके भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसके लिए जो है वो सारा कुछ जो है वो करवाया जा रहा है। और यूनिट 1 का नोट्स हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो lnmunotes.in पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख लें तो आप लोग बता देते हैं कि PDF वगैरह और बाकी जो अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट लिंक, जो भी ज़रूरी लिंक है वो सब कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो का चेक कर लीजिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। पहले हम लोग 10-15 मिनट इंग्लिश मीडियम करते हैं और फिर 10-15 मिनट हम लोग जो है वो हिंदी मीडियम करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको इंग्लिश ही चाहिए या फिर ज़रूरी नहीं है सबको हिंदी मीडियम ही चाहिए। अगर आपको दोनों चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको दोनों में से कोई एक चाहिए तो आधा ही वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझना है तो पूरा देखिएगा। अगर जिसमें आपको समझ में आता है, समझ आ जाता है तो आधा पे ख़त्म कर सकते हैं। समझ नहीं आता है तो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम में। जो बाकी का जो आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से पहला है हमारे पास ऑडियो बुक का टॉपिक। तो ऑडियो बुक होता क्या है, व्हाट इज़ ऑडियो बुक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ ए बुक रीड अलाउड। मतलब कि एक बुक को जो है वो ऑडियो बुक, नाम से ही देखिए हिंदी मीडियम हम लोग जो है वो थोड़े देर बाद करने ही वाले, फिर भी हम बता देते हैं। ऑडियो बुक अगर नाम से ही आपको समझने में लग रहा होगा, ऑडियो और बुक यानी कि कोई भी बुक को ऑडियो के फॉर्म में जो रिकॉर्ड किया जाता है, बोल के रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो हो गया ऑडियो बुक। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिक्शन ऑडियो बुक, इसको आप हटा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है वो बिहार की यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में मतलब ये बुक थोड़ा फेमस है तो ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये हैरी पॉटर वगैरह ये सब ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है जहाँ तक हमें लग रहा है। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया हुआ है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे नॉन फिक्सन और फिक्सन जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, जिसका भी MIL इंग्लिश था। ठीक है, जिसका भी MIL इंग्लिश था या फिर क्रिएटिव राइटिंग था, तो मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग जो आप लोगों का सिलेबस होगा, MIL में नहीं है क्रिएटिव राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा हुआ फिक्सन या नॉन फिक्सन, फिक्सन क्या होता है और नॉन फिक्सन क्या होता है, हम ये थोड़ा सा बता देते हैं। फिक्सन में जो मान के चलिए उसको जो फिक्सन कैटेगरी का जो भी चीज़ होता है, चाहे फिल्म हो, चाहे कहानी हो या कुछ भी हो, किताब हो, किताब में भी तो कहानी या कुछ होता है, तो वो जो है उसको लेना देना नहीं होता है रियल कोई असल चीज़ से, असल ज़िंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक कहानी बुना हुआ रहता है, वो बनाया हुआ कहानी रहता है, जिसको फिक्सन बोलते हैं। ठीक है, नॉन फिक्सन के बारे में बात करें तो नॉन फिक्सन जस्ट फिक्सन का उल्टा। फिक्सन में अगर लेना देना नहीं है असल ज़िंदगी से, रियल थिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक उसका उल्टा कि नॉन फिक्सन जो होगा उसको फैक्ट से, उसको कुछ ऐसा जो वो चीज़ उसमें लिखा गया या बोला गया या कहा गया है जो रियल ज़िंदगी से थोड़ा लेना देना रखता है, मतलब कि उसका कोई लेन देन है, कोई मतलब है हमारे ज़िंदगी से। और ऐसा नहीं है कि वो मन गढ़ंत कहानी या फिर कोई अपने हिसाब से जो है वो बुन दिया गया कहानी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप जो है वो याद रखिएगा। मतलब ये थोड़ा सा अगर आपको बेसिक याद रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ऑडियो बुक, नॉन फिक्शन ऑडियो बुक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सेपियंस है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। Question number 3. What is the benefit of listening audiobooks for non-native speakers? It helps them learn accurate pronunciation, grammar, and vocabulary. Question number 4. How do audiobooks help people with visual impairments or learning challenges? They provide a substitute for traditional reading by listening. Question number 5. What is one advantage of audiobook over traditional books? Answer हो जाएगा they allow you to multitask while listening. Question number 6. Which of the following is a recommended technique for enhancing the audiobook listening experience? Adjusting the playback speed to suit your listening comfort. Question number 7. Why is it important to choose right narrator for an audiobook? The narrator's voice and expressiveness can enhance engagement with the book.
Question number 8. Which of the following is a good practice for listening to an audiobook effectively? Using noise cancellation headphones to reduce distractions. Question number 9. What is a key factor to consider when selecting an audiobook? Your personal interest and the book's genre. Question number 10. How can audiobooks assist in language learning? By improving listening comprehension and pronunciation. Question number 11. What should you do if you revisit a specific part of an audiobook? Use bookmarks or annotation features to highlight key points. Question number 12. Which audiobook genre would be most beneficial for someone looking for career development advice? Self-help and business-focused book. Question number 13. Which of the following is a benefit of audiobook in education? इसका आंसर हो जाएगा द सप्लीमेंट ट्रेडिशंस रिसोर्सेज ऑफरिंग ए डिफरेंट वे टू इंटरेक्ट विद द स्टडी मटेरियल्स. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज ए गुड स्ट्रेटेजी टू एंश्योर यू चूज द राइट ऑडियो बुक? लुक फॉर रिव्यूज एंड आस्क फॉर रिकमेंडेड फ्रॉम फ्रेंड्स. क्वेश्चन रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 15. What can you do if you enjoy a book and want to experience it differently? Listen to its audiobook version for a fresh take. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इसमें 15 हम क्वेश्चन हम लोगों ने किया. फिर नोट मेकिंग या नोट टेकिंग पे आते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नोट मेकिंग? नोट मेकिंग का मेन पर्पस आंसर हो जाएगा टू जॉट डाउन की पॉइंट्स दैट कैन फर्दर डेवलप्ड लेटर. ठीक है. Question number 2. Which of the following is a benefit of note making in lecture or speeches? Helps in remembering important points without needing to write everything. Question number 3. What is the first step in the note making process? Dividing the essay or lecture into topic, heads and subheads. हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Why are symbols and abbreviations used in note making? एब्रीवेशन मतलब शॉर्टकट फुल फॉर्म, ये जो आप बोलते हैं आम भाषा में, उसको जो है एब्रीवेशन कहा जाता है. ठीक है. तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सेव टाइम. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज एन एसेंशियल फैक्टर टू कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग सिम्बल्स इन नोट मेकिंग? द आंसर हो जाएगा इसका दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड द सिम्बल्स ईजिली. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज नोट मेकिंग हेल्प्स प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू और डेटा कलेक्शन? आंसर हो जाएगा इसका इट हेल्प्स देम राइट डाउन इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली. क्वेश्चन नंबर 7 है इसका व्हाई डू रिसर्चर्स यूज नोट कार्ड्स इन नोट मेकिंग? टू जॉट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड लेटर ऑर्गेनाइज इट. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टेक्निक यूज्ड इन नोट मेकिंग? आंसर हो जाएगा इसका राइटिंग एवरी सिंगल वर्ड डाउन. Question number 9. What is one way that note making helps in writing reports? It helps in organizing information from different sources. Question number 10. What does the process of note making allow you to do with an essay or lecture? Cut the content down without losing its main point. प्रेजेंटेशन पे आते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर ऐसे ही जनरल प्रेजेंटेशन के ऊपर. और देखिए यहाँ ये हो गया 10 क्वेश्चन. ठीक है. और ऊपर हम लोगों ने किया 15 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हो चुका है. अब हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे. 50 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कवर किया जाएगा, तो 250 प्लस लगभग हो जाएगा. मतलब आप लोगों को पहले ही कह दिया गया है कि 500 से 600 क्वेश्चन से कम नहीं करवाया जाएगा. उतना क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा और पूरा टॉपिक कवर होगा, यानी कि पूरा सिलेबस कवर होगा. SEC कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का जिसका भी सिलेबस है. तो प्रेजेंटेशन में आते हैं और इसमें मिक्स टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल इन मॉडर्न वर्ल्ड? टू कनेक्ट. आंसर हो जाएगा इसका टू कनेक्ट विद अदर्स इफेक्टिवली for personal and professional success. Question number 2. Which of the following is an important aspect of group discussion? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स एंड रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट स्किल इज क्रिटिकल फॉर एफिशिएंट phone conversation in professional communication? Telephonic etiquette. Question number 4. What is the primary goal of negotiation in a professional setting? To reach a mutually beneficial agreement.
देखिए इसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है टॉपिक, ठीक है। खैर हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है क्योंकि जब नोट्स तैयार किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बन जाता है, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद सबको रीचेक करने में थोड़ा बहुत क्या होता है, क्वेश्चन को अरेंज करने में, रीअरेंज करने में थोड़ा बहुत जो है वो मुश्किल होता है और कभी कभी छूट जाता है। तो इसीलिए मिक्स है आपके टॉपिक का ही, मतलब है आपके सिलेबस का ही, सिलेबस से बाहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन, लेंदी एक्सप्लेनेशन। Question number 6. In professional communication, what is the purpose of using visual aids like charts and graphs in a presentation? To improve audience comprehension and retention. Question number 7 पे आते हैं. What is the audience? Why is audience engagement important during a presentation? It increases the likelihood that the audience will remember the message. Question number 8. Which of the following is an essential aspect of effective non-verbal communication during a presentation? Body language and facial expressions. Question number 9. What makes a presentation memorable and impactful? Having a strong verbal communication with storytelling. Question number 10. Which of the following best describe the role of presenter in an oral presentation? To persuade, inform and engage with audience. Question number 11. Which of these is not a component of effective presentation skill? Avoiding eye contact with the audience. Question number 12. What should a presenter do to effectively engage the audience during a presentation? Using a variety of interactive techniques like asking questions. Question number 13. What is one benefit of PowerPoint presentation in business? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का शॉर्ट फॉर्म पीपीटी होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन भी एक आंसर ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे इनहेंस क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग विजुअल इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? इट मेक्स द प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग एंड reinforces की मैसेज। Question number 15. Why is time management crucial when delivering a PowerPoint presentation? To avoid exceeding the allotted time and to keep the presentation focused. Question number 16. What is the role of presenters' body language during an oral presentation? To help convey confidence and engage the audience. Question number 17. In a presentation, how should a presenter deal with the nervousness? Focus on maintaining eye contact and clear speech. Question number 18. What type of structure is important for an effective oral presentation? Clear introduction, body and conclusion. Question number 19. Which of the following is not a tip for delivering an effective oral presentation? Speak without considering the audience interest. Question number 20. What does a PowerPoint presentation help with in a professional context? Efficiently delivering key information to the audience. Question number 21. What is the key benefit of using PowerPoint's visual aids in business presentation? To simplify and highlight complex data. Question number 22. What is one key function of non-verbal communication in presentation? To enhance the spoken message and convey emotions. Question number 23. Why is engaging the audience in a presentation important? Answer हो जाएगा to ensure that audience actively process and retain the information. Question number 24. Which of the following is a benefit of using clear structure in PowerPoint presentation? Answer हो जाएगा इसका it helps the audience follow the flow of information. Question number 25. What should be avoided in PowerPoint presentation? Overloading slides with text and unnecessary details. ठीक है, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन, उससे पहले 10 क्वेश्चन, फिर उससे पहले 15 क्वेश्चन, टोटल हो गया आप लोगों का 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में कर लिया है। अब हम लोग हिंदी मीडियम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हिंदी मीडियम में देखना चाह रहे थे अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑडियो बुक क्या है? एक किताब का रिकॉर्ड किया गया संस्करण जिसे जोर से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गैर काल्पनिक ऑडियो बुक का उदाहरण क्या है? मतलब इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे सेपियंस है। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि इस एग्जाम्पल में मत जाइएगा क्योंकि एग्जाम्पल बदल सकता है, आपको बस क्लियर रखना है गैर काल्पनिक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। तो ये शब्द से ही जो है वो
पता चल जाता है। काल्पनिक है यानी उसको उसका लेना देना कोई अपने ज़िंदगी से, मतलब कि रियल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा उसका। और गैर काल्पनिक है यानी रियल ज़िंदगी से लेना देना होगा, फैक्ट वगैरह होगा या फिर रिसर्च वगैरह होगा या कुछ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे बुक का जो है इनमें से कोई बुक है तो सेपियंस है, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गैर देशी वक्ताओं के लिए ऑडियो बुक्स सुनने का क्या लाभ है? यह उन्हें सटीक उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडियो बुक्स दृष्टि दोष या सीखने की चुनौतियों वाले लोगों की कैसे मदद करती है? आंसर हो जाएगा इसका, वे सुनकर पारंपरिक पढ़ने का विकल्प प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पारंपरिक पुस्तकों की तुलना में ऑडियो बुक्स का क्या लाभ है? तो वे आपको सुनते समय कई काम करने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑडियो बुक सुनने के अनुभव को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अनुशंसित है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका, अपनी सुनने की सुविधा के अनुसार प्लेबैक गति और समायोजित करना, प्लेबैक गति को समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑडियो बुक के लिए सही नैरेटर चुनना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब कि ऑडियो बुक आप ऐसे आदमी से सुने कि जो सुना रहा है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? तो नैरेटर की आवाज़ और अभिव्यक्ति पुस्तक के साथ जुड़ाव को बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडियो बुक को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है? तो आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करने के लिए शोर रद्द करने वाले हेडफोन्स का इस्तेमाल करना, यानी नॉइज़ कैंसिलेशन बोलते हैं ना। कोई ऐसा हेडफोन आ जाता है, ईयरफोन आ जाता है जो बोलता है कि बाहर की आवाज़ नहीं आने देंगे। तो अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ऐसा हेडफोन्स का उपयोग करना जो है वो कहा जाता है कि ऐसा हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के सुने या फिर ऐसा हल्ला गुला शोर वगैरह नहीं आता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑडियो बुक चुनते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत रुचियाँ और पुस्तक की शैली। क्वेश्चन नंबर 10, ऑडियो बुक भाषा सीखने में किस तरह से मदद कर सकती है? सुनने की समझ और उच्चारण में सुधार करके। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप ऑडियो बुक के किसी विशिष्ट भाग को फिर से देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसका, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए बुकमार्क या एनोटेशन सुविधाओं का उपयोग करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कैरियर विकास सलाह की तलाश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कौन सी ऑडियो बुक शैली सबसे अधिक फायदेमंद होगी? स्व सहायता और व्यवसाय केंद्रित पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में ऑडियो बुक का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? वे पारंपरिक संसाधनों का पूरक है, अध्ययन सामग्री के साथ बातचीत करने का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी रणनीति क्या है कि आप सही ऑडियो बुक चुनें? समीक्षाएं देखें और दोस्तों से सिफारिश मांगें। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपको कोई पुस्तक पसंद है और आप इसे अलग तरह से अनुभव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, नए सिरे से समझने के लिए इसका ऑडियो बुक का संस्करण सुनना, ठीक है। तो ये हो गया नोट मेकिंग का। अब हम लोग आते हैं किस पे? नोट मेकिंग के बाद क्या था, ऑडियो बुक हो गया, अब नोट मेकिंग पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नोट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उन मुख्य बिंदुओं को नोट करना जिन्हें बाद में और विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्यान या भाषण में नोट बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सब कुछ लिखे बिना महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नोट बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? निबंध या व्याख्यान को विशेष शीर्षों और उपशीर्षों में विभाजित करें। यानी देखिए, नोट मेकिंग या नोट टेकिंग का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है? नोट्स आपके किस लिए बनाते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम आए या फिर जब आपको रिवीजन करना हो या फिर कुछ ऐसा जो है वो जल्दबाजी में पढ़ना हो, तो सब कुछ
पॉइंट वाइज लिखा जाता है और छोटा छोटा लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा किताब छाप रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप दोबारा पढ़ें और सारा कुछ उसमें आ जाए, ठीक है। तो उसमें हेडलाइंस होते हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस होते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे हेडलाइंस उसके अंदर जो आते हैं, फिर उसको हम लोग बनाते हैं, फिर उसमें सिर्फ पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है सिर्फ वही लिखा जाता है, ताकि बाद में उसको और बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नोट बनाने में प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों की संख्या कम करने और समय बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, नोट बनाने में प्रतीकों का उपयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए एक आवश्यक कारक क्या है कि दूसरे लोग प्रतीकों को आसानी से समझ सके। यानी कि नोट्स बनाने टाइम में जो आप फिगर वगैरह या फिर चार्ट जो भी कुछ यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा यूज होना चाहिए जो बाद में दूसरों को भी समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, साक्षात्कार या डेटा संग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 है, साक्षात्कार या डेटा संग्रह के दौरान पेशेवरों को नोट मेकिंग कैसे मदद करती है? यह उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी को जल्दी से लिखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, शोधकर्ता नोट मेकिंग में नोट कार्ड का उपयोग क्यों करता है? महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करना और बाद में उसे व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 8, नोट टेकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती है? नोट टेकिंग के लिए इनमें से कौन सी तकनीकी आमतौर पर जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो हर एक शब्द को लिखना। अब हर एक चीज़ को ही आप लिख रहे हैं तो वो नोट्स थोड़ी होगा, वो तो पूरा का पूरा आप छाप रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, नोट बनाने से रिपोर्ट लिखने में किस तरह मदद मिलती है? यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, नोट बनाने की प्रक्रिया आपको निबंध या व्याख्यान के साथ क्या करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके मुख्य बिंदुओं को खोए बिना सामग्री को छोटा करें। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन और 10-25 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन फिर आ रहे हैं हम लोग हिंदी मीडियम में प्रेजेंटेशन के ऊपर। मिक्स क्वेश्चन भी इसमें मिलेगा 4-5, उसके बाद प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आधुनिक दुनिया में संचार कौशल में महारत हासिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए दूसरों से प्रभावी ढंग से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 2, समूह चर्चाओं का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभागियों को गतिशीलता और भूमिकाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक संचार में कुशल फोन वार्तालाप के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? टेलीफोनिक शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक सेटिंग में बातचीत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता पर पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी प्रस्तुति की विशेषता नहीं है? लंबी व्याख्याएं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यावसायिक संचार में प्रस्तुति में चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य एड्स का ऐड कर रहे हैं तो उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शकों की समझ और अवधारणा में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुतिकरण के दौरान दर्शकों की सहभागिता क्यों महत्वपूर्ण है? यह संभावना बढ़ाता है कि श्रोता संदेश को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रभावी अशाब्दिक संचार का एक अनिवार्य पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रस्तुतिकरण को यादगार और प्रभावशाली क्या बनाता है? कहानी सुनने के साथ एक मजबूत मौखिक संचार होना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रस्तुति में प्रस्तुतकर्ता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा दर्शकों को राजी करना, सूचित करना और उनसे जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा प्रभावी प्रस्तुति कौशल का घटक नहीं है? दर्शकों को आँख में आँख मिलाने से बचना। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं या कुछ जो है वो आप अपना बात रख रहे होते हैं तो सामने में जो है उनसे आँख मिलाना पड़ता है। अब आप आँख चुरा रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुति के दौरान दर्शकों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए प्रस्तुतकर्ता को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने जैसी विभिन्न
इंटरैक्टिव तकनीकों का उपयोग करना। मतलब कि जैसे कि बीच जब आप बोल रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन भी करना है, ताकि वो क्या रहे, मतलब एक्टिव रहे, और ये भी ध्यान रहे कि वो जो सामने वाला है, जो आप जिसके सामने बोल रहे हैं या फिर भाषण दे रहे हैं, वो भी सुन रहा है ध्यान से, तभी वो क्वेश्चन का वो आंसर दे सकेगा या फिर वो कुछ जवाब देगा, उसी संबंधित जवाब देगा, अगर वो ध्यान से सुन रहा होगा तो। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसाय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का एक लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वे प्रस्तुत की जा रही जानकारी की स्पष्टता और संरचना को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पावर पॉइंट प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के दृश्य का उपयोग करने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रस्तुति को दृश्य रूप से आकर्षक बनाता है और मुख्य संदेशों को पृष्ठ करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पावर पॉइंट प्रस्तुति देते समय प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण है? तो आवंटित समय से अधिक समय लेने से बचें और प्रस्तुति को केंद्रित रखें। यानी कि जो बोलने के लिए जितना टाइम आपको मिलता है उतने टाइम में ही, उससे कम टाइम में ही आपको क्या करना है, अपने बात को ख़त्म कर देना है और सब कुछ जो वो समझा देना है पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कि मेन बात आपको अपने जो प्रेजेंटेशन है वो दिए गए समय, तय किए गए समय के अंदर ही ख़त्म करना है। मतलब समय से बाहर नहीं जाना है, जितना समय मिला है उसमें ही सब कुछ बोल के ख़त्म करना है, और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर का कुछ है। ठीक है, जो टॉपिक है उसी से। क्वेश्चन नंबर 16, मौखिक प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुतकर्ता की शारीरिक भाषा की क्या भूमिका होती है? आत्मविश्वास व्यक्त करने और दर्शकों को जोड़ने में मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तुति में प्रस्तुतकर्ता को घबराहट से कैसे निपटना चाहिए? तो आंख से संपर्क बनाए रखने और स्पष्ट भाषण पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावी मौखिक प्रस्तुति के लिए किस तरह की संरचना महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा इसका स्पष्ट परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी मौखिक प्रस्तुति देने के लिए एक टिप नहीं है? दर्शकों की रुचियों पर विचार किए बिना। क्वेश्चन नंबर 20, पेशेवर संदर्भ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से मदद करता है? दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी कुशलतापूर्वक देना। क्वेश्चन नंबर 21, व्यावसायिक प्रस्तुतियों में पावर पॉइंट के विजुअल ऐड का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो जटिल डेटा को सरल और हाईलाइट करना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तुतियों में अब अशाब्दिक संचार का एक प्रमुख कार्य क्या है? बोले गए संदेश को बढ़ाना और भावनाओं को व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंटेशन में दर्शकों को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि दर्शक सक्रिय रूप से जानकारी को संसाधित करें और बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा इसका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्पष्ट संरचना का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? यह दर्शकों को सूचना के प्रवाह का अनुसरण करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या नहीं करना चाहिए? तो स्लाइड को जो है वो टेक्स्ट और अनावश्यक विवरणों से ओवरलोड करना। यानी कि बहुत ज़्यादा स्लाइड बना के उसमें खाली टेक्स्ट भर देना, पूरा चीज़ बस लिखा ही हुआ है, पॉइंट नहीं लिख के आप बस ऐसे लिख रहे हैं जैसे कॉपी में लिखे हुए हैं और पूरा का पूरा वहाँ टाइप कर दिए जाके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे रहेगा डॉक्यूमेंटेशन, फिर ग्रुप डिस्कशन वगैरह। इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। 200 यानी 250 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का SCC कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया है। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लास्ट में हम लोग सब चीज़ को मिक्स करते हुए, जब आपका एग्जाम सामने आ जाएगा तो सब चीज़ को मिक्स करते हुए आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को अभी दिया जा रहा है वो आप कर लीजिए। एग्जाम के टाइम में ये ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।